साउथ इंडिया में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। क्या सबरीमाला मंदिर वाली लोकसभा सीट पतनमथिट्टा में राम लहर भी अपना असर दिखा रही है? क्या केरल का हिंदू पहली बार लेफ्ट और कांग्रेस में बंटने के बजाय इस बार एक मुश्त बीजेपी को वोट देने जा रहा है? क्या पतनमथिट्टा के ईसाई अब बदलाव के मूड में है? कांग्रेस का किला मानी जाने वाली पतनमथिट्टा सीट पर क्या है चुनावी माहौल? इस रिपोर्ट में जानिए। मलयालम में पत्तनमथिट्टा का मतलब नदी किनारे बसा शहर होता है। मध्य केरल के इस लोकसभा क्षेत्र में 3 नदियां पंबा, अचनकोविल और कल्लाडा बहती हैं। इसे केरल की तीर्थ राजधानी भी कहा जाता है। सबरीमाला का विश्व प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है, जहां हर साल करीब 40 से 50 लाख हिंदू श्रद्धालु आते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसके लाखों अनुयायी हैं। नरेंद्र मोदी ने मिशन केरल का आगाज यहीं से किया, क्योंकि केरल की तीर्थ नगरी पत्तनमथिट्टा और सनातन की तीर्थ नगरी अयोध्या का मजबूत कनेक्शन है। हालांकि अयोध्या से पत्तनमथिट्टा की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। यहां तक राम लहर पहुंच चुकी है, इसीलिए मोदी कॉन्फिडेंट हैं डबल डिजिट आएगा ही आएगा। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। मुझे विश्वास है केरला का बीजेपी के लिए जो स्नेह है इस बार विशाल जन समर्थन में बदलेगा और इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। पत्तनमथिट्टा में लड़ाई 3 दलों कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस से एंटो एंटनी, सीपीएम से थॉमस इसाक और बीजेपी से अनिल एंटनी मैदान में हैं। तीनों ही कैंडिडेट ईसाई हैं। पत्तनमथिट्टा कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। एंटो एंटनी यहां से लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। पत्तनमथिट्टा में हिंदू 50%, ईसाई 40%, मुस्लिम 6% और दूसरे धर्मावलंबी 4% हैं। लेकिन हार जीत का फैसला ईसाई करते हैं। हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। पत्तनमथिट्टा के 50% हिंदुओं में करीब 13% SC ST हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी इजवा समुदाय की है, जो लेफ्ट के सपोर्टर हैं। इसीलिए पत्तनमथिट्टा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने भी ईसाई कैंडिडेट पर दांव खेला है। अनिल एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे हैं। हिंदू और ईसाई वोट की मदद से अनिल एंटनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले 3 बार यहाँ कांग्रेस जीता है और लास्ट टाइम 2019 में बीजेपी को यह अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन 3rd स्पॉट में था। हमको 2.9 लाख वोट्स था, कांग्रेस को 3.8 और लेफ्ट को 3.5, इसलिए हमको भी 27-28% वोट शेयर रहा था। यह हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन और बढ़ाना है। 2019 और 24 के बीच में बहुत फर्क है, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का गुडविल केरला में इस 5 साल में बहुत बढ़ गया है।
2019 से भी बहुत बड़ा है अभी। और केरला का लोग भी यह एक चेंज चाहता है। केरला में भी अभी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में सबसे बड़ा गुडविल और सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। यहाँ हमको एक एमएलए और एक एमपी भी नहीं है, लेकिन हमारा पार्टी स्ट्रक्चर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ये एमपी को सेलेक्ट करने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव अगला 5 साल भारत का सरकार कौन बनेगा और भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए एक इलेक्शन है। पत्तनमथिट्टा सीट केरल की वो सीट है जहां बीजेपी लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। 2009 में कांग्रेस को यहां से 51.21%, लेफ्ट को 37.26% और बीजेपी को सिर्फ 7.06% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 41.19%, लेफ्ट को 34.74% और बीजेपी को 15.95% वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को 37.11, लेफ्ट को 32.80 और बीजेपी को 28.97% वोट मिले। मतलब पत्तनमथिट्टा में बीजेपी का वोट शेयर हर साल करीब करीब डबल हो रहा है। अब केरल के लोगों को लगने लगा है लेफ्ट कांग्रेस के बजाय एक मौका बीजेपी को देने का यही वक्त है, सही वक्त है। पत्तनमथिट्टा के वेट्टीपुरम देवी मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमें कुछ युवा मिले हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पत्तनमथिट्टा में और केरला में बीजेपी कैसे परफॉर्म कर रही है इस बार। आपका नाम बताइए। नारायण जी, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं यहाँ पर, लगातार केरला आ रहे हैं, पत्तनमथिट्टा में भी उन्होंने प्रचार किया। कैसा इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? आपको मलयालम में बताइए, कोई बात नहीं। ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട വന്നിരുന്നു. ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു സ്വീകാര്യത മോദിക്ക് ലഭിച്ചു. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവരൊക്കെ मोदिया കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला और मोदी जी का जो एक्सेप्टेंस लेवल है केरला में वो बढ़ रहा है। हर आयु वर्ग के लोग उसमें, बच्चे, बूढ़े, और ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग भी एक बार वहां पर मोदी जी को देखने के लिए आए थे। तो सर, ये एक्सेप्टेंस लेवल जो बढ़ रहा है पार्टी का केरला में, उससे क्या आपको लगता है कि इस बार पत्तनमथिट्टा में अनिल एंटनी के चांसेस हैं? हाँ, യെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഈ ഒരു പീരീഡ് വരെ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ബിജെപി ഒരു 3ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ये कह रहे हैं कि अब तक ऐसा था कि केरला में बीजेपी नंबर 3 की पार्टी होती थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारा बदलाव यहाँ पर आया है। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा विभाग, ऐसा समुदाय जो अब तक बीजेपी से दूर रहता था, इनका इशारा हालांकि ईसाई समुदाय की तरफ है, ये कह रहे हैं कि वो समुदाय भी अब बीजेपी की तरफ रुख करने लगा, आकर्षित होने लगा, और हो सकता है कि वो समुदाय भी इस बार बीजेपी को यहाँ पर वोट करे। अनिल एंटनी कैथोलिक क्रिश्चियन कैंडिडेट है। പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ 3000 above 4000 5000 पीपल्स, क्रिश्चियन पीपल्स अटेंड आइട്ടുണ്ട്. ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो यहाँ पर प्रचार सभा हुई थी उसमें 4 से 5 हजार लोग जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे जिन्होंने उसको अटेंड किया। ये कह रहे हैं कि जो अनिल एंटनी हैं वो बहुत एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, उसका भी फर्क यहाँ पर पड़ेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो एक टफ फाइट देने की बात यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि पत्तनमथिट्टा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबरीमला विवाद हुआ था। 2019 में हमने देखा कि जो के सुरेंद्रन है उन्होंने 2,83,000, एक बहुत बड़ा साइजेबल वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर गया था। उसमें अगर कुछ और एडिशन इस बार हो जाता है तो एक बहुत जबरदस्त फाइट बीजेपी यहाँ पर देती हुई दिख रही है, और हो सकता है कि पार्टी ने उस एडिशन के लिए यहाँ पर अनिल एंटनी को चुना, जो उस समुदाय को बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय को, जो यहाँ पर हार जीत का फैसला करती है। केरल के पत्तनमथिट्टा शहर में सेंट मेरी ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है। एशिया का सबसे बड़ा ईसाई सम्मेलन मैरामोन कन्वेंशन इसी शहर में हर साल फरवरी में होता है। ईसाई लेफ्ट को चुनेंगे या कांग्रेस को, इसमें चर्च का रोल काफी अहम होता है। हालांकि चर्च कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। अब सवाल उठता है कि पत्तनमथिट्टा और केरल के ईसाइयों का मन अब क्यों बदल रहा है। दरअसल कुछ साल में
केरल में ईसाइयों और उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करके कट्टरपंथियों ने कई हमले किए। लेफ्ट और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जबकि मोदी के शासन में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दिखती है, जो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। इसीलिए ईसाई बिरादरी का एक वर्ग बीजेपी को एक मौका देने का हिमायती है। ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഒരുപക്ഷെ ബി.ജെ.പി. പ്രിഫർ ചെയ്തത് നന്നായിരിക്കാം. ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത്തലിക് മജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു കാത്തലിക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ये कह रहे हैं कि एक बढ़िया डिसीजन है इस लिहाज से, क्योंकि अनिल एंटनी जो है वो भी कैथोलिक क्रिश्चियन है और ये जो इलाका है ये कैथोलिक क्रिश्चियंस को डोमिनेट करने वाला इलाका है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनके कैंडिडेचर की वजह से जो क्रिश्चियन वोट्स हैं वो बीजेपी के तरफ झुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार जीत का फैसला है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी ही करती है। सर, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट वो जब यहाँ पर आए, how it is impacting, whether Christian population is also now getting connected to the Prime Minister? LDF-നെയും UDF-നെയും ആയിരുന്നു മുൻപ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ബി.ജെ.പി. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് അവർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും. ഒരു വിഭാഗം തയ്യാറായാൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും. ये कह रहे हैं कि अब तक LDF और UDF को लगातार ईसाई समुदाय ने सपोर्ट किया है, कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। अब ऑप्शन के रूप में एनडीए बीजेपी को यहाँ पर देखा जा रहा है। इसलिए उनको लगता है कि एक जो सेक्शन है इस कम्युनिटी का वो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में झुक जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त जो है इन दोनों पार्टियों को दिया गया है और अब इन पार्टियों की तरफ से जो रेसिप्रोकेशन है, जिस तरह का समर्थन ईसाई समुदाय को मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमने सर देखा कि रिसेंटली एक अटैक भी हुआ था जहाँ पर चर्च के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने एक फादर को अटैक किया था, लेकिन एलडीएफ गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है और यूडीएफ ने भी उसको कुछ ज़्यादा उसका अगेंस्ट में कुछ बात नहीं की। तो ये सब चीज़ें कम्युनिटी को इफेक्ट कर रही है। Definitely it will affect the total election, not here but all over Kerala it will affect. കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. एक बहुत अहम बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब ऐसे हमले हुए तो उस वक्त एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही धड़े जो है वो समुदाय के साथ खड़े नहीं हुए। इस वजह से समुदाय के अंदर एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है कि उनके साथ आखिर कौन है। 2019 में सबरीमाला विवाद चरम पर था, लिहाजा हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एलडीएफ की ताकत को कम करके आंकना बड़ी भूल साबित हो सकता है। केरल में लेफ्ट फ्रंट की जड़ें क्यों नहीं उखड़ रही हैं? इसकी वजह मुखामुखी कार्यक्रम है। इसमें जनता से कैंडिडेट का सीधा संवाद होता है। 5 साल में कितने वादे पूरे हुए, आगे जनता क्या चाहती है, कैंडिडेट जीतने के बाद कैसे इसे पूरा करेंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मुखामुखी कार्यक्रम में बताना पड़ता है। केरला में सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं, इसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पत्तनमथिट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एलडीएफ के उम्मीदवार हैं थॉमस आइजैक, वो यहाँ पर मुखामुखी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मुखामुखी कार्यक्रम का मतलब ये है कि वो इलाके के लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और उसके सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या मिला है, क्या मिलना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। और उसके बाद खुद जो कैंडिडेट हैं वो जवाब देते हैं, जनता को अपनी सवालों का जवाब देते हैं, साथ ही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पार्टी ने अब तक उनके लिए काम किया है और अगर कुछ मिस हुआ है तो वो कैसे, अगर उन्हें एमपी चुना जाता है तो वो कैसे इन कामों को आगे लेकर जाएंगे, कैसे जनता के जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, पूरा करेंगे। और ये हर जगह पर, हर ब्लॉक में, हर पंचायत लेवल पर ये कार्यक्रम होता है जहाँ पर एलडीएफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो जाके खुद जनता से सीधे इंटरेक्शन करते हैं। वोट मांगना एक अलग बात है, लोगों की समस्याओं को सुनकर उसी वक्त उनको एक डेडलाइन देना, जवाब देना और साथ में ये अश्योरेंस देना कि उनका काम जो है जल्दी से हो जाएगा। शायद एक वजह है कि यहाँ पर केरला में अभी भी सीपीएम का जो संगठन है वो बहुत मजबूती से काम करता है और कैंडिडेट्स को संगठन के लोग ही इस बात का अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वो खुद जाकर लोगों से सीधे इंटरैक्ट करें।
केरल की पत्तनमथिट्टा सीट 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। कंजिरापल्ली, पुंजर, तिरुवेल्ला, रन्नी, अरणमुला, कोन्नी, अडूर सभी सीटों पर लेफ्ट का कब्जा है। सीपीएम कैंडिडेट थॉमस इसाक इसी समीकरण को देखकर जीत का दावा कर रहे हैं। The BJP or NDA is claiming that the impact of Prime Minister in Kerala is much this time. Kerala BJP is going to win double digit. I think he has added up this double digit also into his 400 seats. So I feel his target of 400 seat is a joke. Former Chief Minister A.K. Antony Saab's son, Anil Antony, is challenging you this time. And he says that I am a youth face and I have a very good backing of Prime Minister's program from the central government. So this time I'll be a mighty force in Pattanamthitta. How will you respond to that? Well, he has full support from the Prime Minister, but not from the people, voters in Pattanamthitta. How you see the challenge from Anto Antony? That's why I am here. We are going to break that bastion this time. LDF is going to win the seat. पत्तनमथिट्टा में बीजेपी के सामने चैलेंज है, लेकिन तमाम सर्वे और पोल इशारा दे रहे हैं कि पत्तनमथिट्टा में बीजेपी 37%, कांग्रेस का यूडीएफ 30%, लेफ्ट का एलडीएफ 31% और अन्य को 2% वोट मिल सकते हैं। केरल में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को मतदान होगा। तब तक चुनाव कितना बदलेगा, पब्लिक का मूड कितना स्विंग होगा, कहना मुश्किल है। क्या हो रहा है इस बार पत्तनमथिट्टा में? अनिल एंटनी आ गए हैं यहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की हवा है। अनिल एंटनी के हम लोग कभी देखा ही नहीं, अभी वो बच्चा है, कॉम्प्लाइन बॉय हो मेरे तरफ से, जो भी हमारा जो सब जीतेगा जरूर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थॉमस आइजैक को इस बार जीत मिलेगी इधर से, लेकिन हाँ, और एंटो एंटनी का क्या होगा? वो 3 टाइम के एमपी है। कभी इधर देखा नहीं, एक बार भी इधर आया नहीं होगा मेरे बल से। अच्छा, तो पत्तनमथिट्टा से बिल्कुल बगल में है, तिरुवल्ला बगल में, लेकिन आना चाहिए। वो तो ऐसा मतलब एमपी बन गए बाद तो अभी हमारे एरिया में कभी नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि अब धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे हैं केरला में, तो वैसा धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं। इसके लिए आदमी जो उसको आगे नहीं सोचते, वो तुरंत जो मिलता है उसको लेते हैं। वो तो केरला में इतना नहीं, क्योंकि उनका तो अभी समझो थोड़ा आदमी कुछ गाँव में आदमी तो मतलब पॉलिटिक्स उसके जानता है। इसके बात इसको देता है कुछ, बोलता है कुछ, लेकिन देता नहीं। 15 लाख रुपया देगा, वोट कर दे, जीत गया, नहीं दिया। आपको क्या लगता है सर? अनिल एंटनी, थॉमस आइजैक और एंटो एंटनी? തോമസ് ഐസക്. വൈ? വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട. തോമസ് ഐസക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തോമസ് ഐസക് ഓൾ പാസ്. ऑल पास, नो फेल। 2019 में केरल की 20 में से 15 सीट कांग्रेस जीती थी, 3 सीट उनके समर्थक दल जीते थे। लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि केरल में यह माहौल बनाया गया था कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार वायनाड में भी राहुल के लिए रेड अलर्ट है। जो राहुल गांधी जी केरला में आके इलेक्शन में लड़ रहा था, उसमें सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा इससे करके सारे लोग उसको वोट किया था। इस बार भी तो लड़ रहे हैं। इस बार लड़ रहे तो हारने के लिए भी संभावना है ना। राहुल गांधी हार जाएंगे आपको लगता है? और हार जाएगा। केरल में रबर किसानों का आक्रोश भी चुनाव में असर डालेगा। केरल का रबर किसान इस बार मोदी की गारंटी पर मुहर लगा सकता है। अभी एर्नाकुलम में हम एक इंडस्ट्रियल पार्क, रबर के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क हम घोषित किया है, और इधर भी ऐसे एक रबर का एक इंडस्ट्रियल पार्क का प्लानिंग अभी हो रहा है। इसलिए हमको बहुत विश्वास है कि रबर फार्मर्स का इश्यू भी हम बहुत साइंटिफिकली रिजॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। रबर किसानों की समस्या वाकई में पत्तनमथिट्टा में एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये कटिंग अक्रॉस कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण है, क्योंकि हर व्यक्ति इस फार्मिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व है। और ये अश्योरेंस जो दिया गया है केंद्र की सरकार की तरफ से कि जो इंटरनेशनल प्राइजेस है उसको मैच किया जाएगा या फिर उनको सपोर्ट दिया जाएगा, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा पत्तनमथिट्टा में बन सकता है।